कहानी का शीर्षक है बहादुर को नींद नहीं आती। बिजली के खंबे के नीचे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा बहादुर खंबे सा जाग रहा है। दूर निर्माणाधीन बिल्डिंग के मैदान में दिन भर हुड़दंग मचाने वाले चारों कुत्ते भी सो गए हैं। सड़कों पर लगे खंबे अपने कमजोर पीले उजास के साथ ऊँग रहे हैं, पत्तों में सरसराहट तक नहीं है। वे खामोश पेड़ों पर लटके स्तब्ध हैं। हर समय जागते रहने वाला मायावी शहर 40 डिग्री टेम्परेचर में अपने शरीर के छाले गिन रहा है। सूर्य किरण बिल्डिंग के लगभग हर फ्लैट से एसी के चलने की आवाज बहादुर के कानों में पानी की संवेद बूंदों की तरह टपक रही है। शहर ने आज सुबह ही 15 अप्रैल की संख्या के बाहर छलांग लगाई है। 10 साल से तो बहादुर इसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा पूरी रात जागता है। उसे याद नहीं पड़ता कि इतनी जानलेवा गर्मी से कभी उसका पाला पड़ा हो। बहादुर के केबिन में पंखा है, लेकिन केबिन में बैठते ही नींद पंजे मारने लगती है। वह भूले से भी नींद के आगोश में नहीं जाना चाहता। बिल्डिंग के लोग बोलते हैं वॉचमैन को सोने की पगार नहीं मिलती। वॉचमैन जागता रहेगा तभी ना बिल्डिंग के लोग भी चैन से सो पाएंगे। बिल्डिंग के चेयरमैन सतीश बहादुर के अलावा बहादुर को यहाँ का कोई सदस्य कभी नहीं भाया। अकेले सतीश साहब हैं जो उसे बहादुर कहकर बुलाते हैं, वरना तो सब साले उसे वॉचमैन वॉचमैन कहकर पुकारते, गरियाते और दुराते रहते हैं। बहादुर 10 साल से इस बिल्डिंग में कदम ताल कर रहा है। इन 10 सालों में उसके हालात में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, एक राहत जरूर है कि सोसाइटी ने उसे रहने के लिए कमरा, टॉयलेट और किचन दिया हुआ है। बिजली पानी भी मुफ्त है। इस कारण बहादुर का काम चल जाता है। पगार के पूरे 7,000 रुपये वह गाँव भेज देता है, नेपाल के पोखरा शहर के गांव, जहां उसकी पत्नी, उसकी मां और 2 बच्चे रहा करते हैं। दोनों बच्चे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। बहादुर का अपना खर्चा बिल्डिंग के दोपहियों और कारों को धोने से निकल जाता है। बहादुर के जीवन में हर दम बस एक ही आस टिमटिमाती है कि किसी तरह उसका बड़ा लड़का जंग बहादुर पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी दफ्तर में काम पर लग जाए। वह दिन आया नहीं कि बहादुर तुरंत यह रात को जागने वाली लीचड़ नौकरी छोड़कर वापस गांव चला जाएगा। कितने कितने अरमान लेकर आया था बहादुर इस हर समय जागने वाले शहर में। सारे अरमान यहाँ की गर्मी, सर्दी और बरसात में जल गए, ठिठुर गए, बह गए। शहर तो बड़ी बात है, बहादुर ने तो सूर्य किरण बिल्डिंग के बाहर का भी पूरा इलाका इन 10 सालों में नहीं देखा है। सहसा बहादुर को लगा कि पेशाब का आवेग नसों को झंझनाता हुआ पूरे बदन को कंपा रहा है, लेकिन टॉयलेट जाने के नाम पर वह डर गया। पता नहीं क्यों होता है ऐसा कि जब भी वह टॉयलेट जाता है या चाय पीने जाता है, तभी कोई ना कोई सोसाइटी का मेंबर बिल्डिंग के बंद गेट के बाहर बाइक या कार का हॉर्न बजाने लगता है। थोड़ी भी देर होने पर मेंबर तड़ाक से बहादुर को गरिया देते हैं। हर चौथे रविवार सोसाइटी कमेटी की मीटिंग में बहादुर की पेशी होती है कि वे ड्यूटी के समय गेट पर नहीं था। अगर बिल्डिंग में चोरी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। 2 बार बिल्डिंग में चोरी हो भी चुकी है, लेकिन दोपहर के समय, इसलिए बहादुर दोनों बार बच गया। दिन के समय सिक्योरिटी एजेंसी का गार्ड तैनात रहता है बिल्डिंग में, जिसका खाना रहना सब एजेंसी वाले देखते हैं। लेकिन ये गार्ड न तो कार वगैरह धोते हैं और न ही किसी मेंबर का कोई निजी काम करते हैं। ये सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बिल्डिंग के गेट पर सिर्फ खड़े रहते हैं। बहादुर रात की ड्यूटी करने के बाद गाड़ियां साफ करता है, सोसाइटी के बिजली पानी के बिल भरता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि वह कमेटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और कमेटी मेंबर्स की हथेली पर अनवरत नाचता है। चेयरमैन सतीश बहादुर खाने पीने के शौकीन हैं, इसलिए उनका कोई काम बहादुर को नहीं कचोटता। सतीश साहब अगर अपने लिए विस्की की बोतल मंगवाते हैं तो बहादुर को भी देसी जीएम के लिए 50 रुपये अलग से देते हैं। रात का बचा मुर्गा, मटन, पनीर, कीमा, आलू गोभी, पालक पनीर, कढ़ी, रोटी, पराठे बहादुर को सुबह सुबह सौगात की तरह मिल जाते हैं। इससे बहादुर की नाश्ते खाने की समस्या किसी हद तक दूर हो जाती है। बहादुर को इसीलिए सतीश साहब का काम करने में कोई उलझन नहीं लगती,
लेकिन बाकी लोग तो ऐसा बर्ताव करते हैं कि बाप रे बाप। सब बहादुर को अपना गुलाम जैसा समझते हैं। इन लोगों पर बहादुर को हरदम गुस्सा आया रहता है। बहादुर अपने जीवन और बिल्डिंग के मकड़जाल में उलझा झूल रहा था कि तभी गेट पर एक टैक्सी आती दिखी। बहादुर अलर्ट हो गया। चेयरमैन सतीश बहादुर उतर रहे थे। बहादुर चौंक गया। रात 10 बजे सो जाने वाले सतीश साहब रात 1:30 बजे कहाँ से आ रहे हैं? बहादुर अदब से खड़ा हो गया। क्या बहादुर, कैसे हो? सतीश बहादुर ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। बहादुर समझ गया साहेब किसी पार्टी शार्टी से लौटे हैं। ठीक हूं साहेब, बहादुर तत्परता से बोला। मालिक, अगर 2 मिनट गेट पर रुकें तो भागकर पेशाब कराऊं? जाओ। सतीश साहब बहादुर के केबिन से टेक लगाकर खड़े हो गए। लौटने पर बहादुर उन्हें लिफ्ट के अंदर तक छोड़ आया। इस 11 माले की बिल्डिंग में सतीश बहादुर 6ठे माले के पहले फ्लैट यानी 601 में रहते थे। फ्लैट में घुसकर सतीश साहब मोजे, जूते और कपड़े उतारकर बेडरूम के बिस्तर पर ढह गए। उनकी पत्नी को जंगल, पहाड़, खंडहर घूमने का बड़ा शौक था, सो वह हर गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने निकल जाती थीं। इस बार वह एक पैकेज टूर के तहत कान्हा के जंगल में शेर से मिलने गई हुई थीं। सतीश जी विपरीत सोच के थे। वे सोचते थे कि उन्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो वह 25,000 रुपये खर्च करके शेर देखने जाएंगे। बोरीवली के नेशनल पार्क में शेरों को उन्होंने 10 बार देखा था। लेकिन जनतांत्रिक सोच के तहत पति पत्नी ने जो जीवन चुना था वहां एक दूसरे की रुचियों के आगे किसी का अवरोध नहीं था। पत्नी को घूमने का शौक था, सतीश जी को खाने पीने का। नींद में जाने से पहले सतीश जी ने सोचा, बच्चों की परवरिश में उनसे कोई चूक हो गई क्या? अगर नहीं तो ऐसा क्यों है कि उम्र के 62वें पायदान पर वे इतने तन्हा हैं? 38 और 34 साल के 2 बेटों के पिता हैं वे, ऊपर से समृद्ध, भीतर से दरिद्र। ये कैसा समाज हमने बना दिया है। दोनों बेटे खुद से कभी फोन नहीं करते। सतीश बहादुर करुणासिक्त होकर कभी फोन लगाते हैं तो घंटी बजकर कट जाती है। इसके बाद संदेश आता है, मीटिंग में हूं, फ्री होकर फोन करता हूं। लेकिन दोनों बेटों की तरफ से फ्री होने के बाद वाला फोन कभी नहीं आता। सतीश साहब के दोस्त बताते हैं, वी ऑल आर इन सेम बोट। जमाना बदल गया है सतीश बाबू। सोच की किसी दूसरी कथा के द्वार में नहीं घुस पाते सतीश साहब। वे लाइट बंद कर, एसी ऑन कर, चादर ओढ़ पलकें बंद कर लेते हैं। गेट पर खुद को जगाए रखने के प्रयत्न में बहादुर हलकान हुए जा रहा था। आज उसके पास कहीं से रात के खाने का पैकेट भी नहीं आया था, सो वह भूखे पेट हमाली कर रहा था। सतीश साहब को टैक्सी से उतरते देख सुबह मिलने वाले नाश्ते की उम्मीद भी दम तोड़ बैठी थी। आने वाली सुबह महीने के अंतिम रविवार की होगी। बहादुर की पेशी का स्थायी भाव। क्या मैं इस बिल्डिंग की नौकरी छोड़ नहीं सकता? बहादुर सोच रहा है। वॉचमैन की जिंदगी में सुख नहीं होते क्या? बहादुर सोचता है और खुद से पूछता है, सुख क्या होता है? 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या यही सुख है? वह खुद एक कमरे में बिना किराया दिए रहता है, सोता है, क्या यही सुख है? बहादुर को नींद नहीं आती। उसकी नींद की कुर्बानी पर गांव में माँ और बीवी बच्चे चैन से सोते हैं। शायद यही सुख है। क्या किसी ने सुख को देखा है? बहादुर जानना चाहता है, क्या किसी ने सुख को देखा है? क्या 2, 3 और 4 कमरों के घरों में रहने वाले सूर्य किरण बिल्डिंग के लोगों ने सुख को अपना चाकर बना रखा है? अगर हाँ, तो इस बिल्डिंग के किसी फ्लैट से कोई महिला, कोई पुरुष या युवक युवती कभी कभार छत से कूदकर क्यों मर जाता है? हर 2 महीने में इस बिल्डिंग में पूछताछ करने पुलिस क्यों आती रहती है? बहादुर को कुछ समझ नहीं आता। यह तो बिल्कुल नहीं कि रात के अंधेरे में कारों के पीछे खड़े खड़े लड़के लड़की किस सुख की तलाश में एक दूसरे पर हिलते डुलते रहते हैं। ये अलग बात है कि ऐसी हरकतों से बहादुर को कमाई ज्यादा हो जाती है। ये लड़के लड़की उसे 100 का नोट देकर अपने कारनामों की पहरेदारी में खड़ा कर देते हैं। बहादुर पहरेदारी तो है ना। तभी इंटरकॉम की घंटी बजी। बहादुर भागकर केबिन में गया।
7वें माले के तीसरे फ्लैट से फोन था। एम्बुलेंस को बुला, बीवी को सिर में चोट लग गई है। बहादुर घबरा गया, बोला सर मेरे पास ना तो नंबर है और नहीं फोन में बैलेंस। फोन रख। 703 ने फोन पटक दिया। कुछ ही देर में बहादुर ने देखा एक एम्बुलेंस गेट के पास आ रही है। उसी समय 703 की घायल औरत और उसके परिजन भी नीचे आ गए। बहादुर ने दरवाजा खोल दिया। एम्बुलेंस घायल औरत और उसके परिजनों को लेकर निकल गई। बहादुर ने दरवाजा लॉक कर दिया और फिर से खंबे की तरह जागता खड़ा हो गया। बिल्डिंग के सबसे खतरनाक लड़के ने गेट के खंबे से दारू का खाली खंबा टकराकर तोड़ दिया। बंबई में बोतल को खंबा बोलते हैं। बिल्डिंग के सबसे खतरनाक लड़के ने गेट के खंबे से दारू का खाली खंबा टकराकर तोड़ दिया और अट्टहास लगाने लगा। बहादुर दहशत से गिर गया। उस लड़के टिल्लू की विकराल हंसी देख बहादुर ने सोचा, क्या यही सुख है? लेकिन दारू के खंबे से टूटे कांच की किरचें कल सुबह किसी के पांव में गड़ गईं और पांव में जख्म हुआ तो वह भी क्या कोई सुख होगा? बहादुर उलझ गया। टिल्लू के लिए गेट खोल वह विनम्रता से झुक गया। बहादुर को नींद नहीं विनम्रता से झुक गया। देखा, टिल्लू बोला, हम अच्छे अच्छों की मरोड़ देते हैं। गेट का खंबा इसकी मरोड़ दी। बहादुर फिर उलझ गया। बहादुर को नींद नहीं आती। सबसे ज्यादा डर उसे नींद के चले आने से लगता है। इस अचानक चली आने वाली नींद ने उसे सोसाइटी के सदस्यों के सामने बहुत बेइज्जत किया है। उसके 3 मोबाइल इस नींद की ही भेंट चढ़ गए हैं। इन भेंटों के बाद तो उसने मोबाइल को जेब में रखना ही बंद कर दिया। गांव में फोन करना होता है तो कमरे पर जाकर फोन लाता है और बात करके वापस कमरे में रखाता है। गाड़ी कमाई से खरीदे इस चौथे फोन की सुरक्षा को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क रहता है बहादुर। बहादुर की चेतना में पहले मोबाइल के गुम हो जाने की याद खट्ट से जल गई। शायद सुबह 4 बजे का वक्त होगा। गेट पर मच्छर काट रहे थे, इसलिए बहादुर ने केबिन में कछुआ छाप अगरबत्ती जलाई और केबिन में बैठकर नेपाल समाचार पढ़ने लगा। बिल्डिंग में आने वाली तमाम गाड़ियां आ चुकी थीं। सड़कों पर सन्नाटा था। 2 घंटे बाद उठकर बहादुर को फ्लैट नंबर 206, 304 और 703 की कारें साफ करनी थी, क्योंकि ये लोग सुबह 7 बजे ड्यूटी पर निकल जाते हैं। इस बिल्डिंग के सब लोग आपस में एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन बहादुर सबको नाम और चेहरे से पहचानता है। इस कारण भी वह बिल्डिंग के लिए जरूरी बना हुआ है। दिन की ड्यूटी में तो कंपनी के गार्ड बदलते रहते हैं। कभी राम प्रसाद आता है, कभी भोले राम, तो कभी शंकर सेठ, पर रात की ड्यूटी का बहादुर कभी नहीं बदलता। पता नहीं कैसे बहादुर को झपकी लग गई। झपकी में वह पोखरा पहुंच गया, जहां उसका बड़ा बेटा जंग बहादुर बता रहा था कि पढ़ाई पूरी करते ही एक नामी कंपनी में उसे एरिया मैनेजर की पोस्ट पर काम मिल जाएगा। रहने के लिए 1 BHK वाला फ्लैट भी मिलेगा। जंग बहादुर सपने में कह रहा था, नौकरी मिलने के बाद आप वॉचमैनी की नौकरी छोड़कर मेरे पास आ जाना बापू। मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी अपनी कंपनी में कहीं फिट करा दूं। 10,000 तो महीने भर का आपको भी मिल ही जाएगा। इस सपने का सीना फाड़कर एक झन्नाटेदार झापड़ बहादुर के गाल पर बजा। चौंक कर और घबराकर बहादुर की आंख खुली तो सामने टिल्लू खड़ा था। बहादुर की आंख में आंसू उतर आए। इतना कमजोर उसने खुद को कभी नहीं पाया था। गाल पर हाथ फिराते हुए वह रिरियाया, चांटा मार दिए साहेब। अबे हम तो चांटा ही मारे हैं ससुर। कोई डकैत आ जाता तो गर्दन ही उड़ा ले जाता। तुमको सोने की पगार मिलती है क्या? नशे में धुत टिल्लू बहादुर को ज्ञान दे रहा था। बहादुर ने कमीज की जेब में हाथ डाला। मोबाइल गायब था। बहादुर चीखा, साहेब हमारा मोबाइल। हमको क्या पता बे, कोई चुरा ले गया होगा, टिल्लू ने इतराकर कहा और लिफ्ट के भीतर घुस गया। बहादुर का चेहरा और दिल दोनों बुझ गए। वह उठा और बिल्डिंग की कुछ बत्तियां बुझाने चला गया। सुबह के 5 बज रहे थे। बिल्डिंग में आमद रफ्त बढ़ने वाली थी। फूल वाले, दूध वाले, पेपर वाले आने वाले थे। जिम वाले, बिल्डिंग के लोग जाने वाले थे।
एक छोटी सी झपकी ने बहादुर को 2000 के मोबाइल की चपत लगवा दी थी। उसका दिल उससे छूटकर रोने को उतावला था। बाद में टिल्लू के विरोधी लड़के श्याम ने बताया कि बहादुर का मोबाइल टिल्लू ने ही बहादुर की जेब से निकाल लिया था और गली के अंत में मौजूद मोबाइल रिचार्ज की दुकान पर 500 रुपए में बेच दिया था। सुनकर कैसा तो मन हो गया था बहादुर का। थू, अमीर लोग। बहादुर ने हलक का सारा कड़वापन सड़क पर उलट दिया था। ऐसा नीच जीवन तुम्हारा, तुमसे तो लाख गुना हम अच्छे। तुम्हारे खोए हुए सड़क पर पड़े पर्स और मोबाइल हम लौटा देने वाले ठहरे। चांटे की चमक के बाद बिल्डिंग की चाकरी से मन उचट गया बहादुर का। उसने दिन वाले गार्ड से पूछा, तुम्हारी कंपनी हमको नहीं रख सकती क्या? दिन के गार्ड ठाकुर ने ज्ञान दिया, कंपनी केवल उन लोगों को रखती है जिनका परमानेंट पता, ठिकाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब होता है। बहादुर, तुम ज्यादा आराम से हो। हम कंपनी के लोग एक कमरे में 10 के हिसाब से रहते हैं। हमारे टिफिन में सिर्फ दाल चावल होता है। तुम तो मुर्गा मटन भी खा लेते हो कभी कभी। हमें जो पगार के 7,000 मिलते हैं उसमें से खाने रहने के 2,000 कंपनी काट लेती है। तुम पूरे 7,000 पाते हो, ऊपर से रहना मुफ्त, गाड़ियों की कमाई से, सफाई से कमाई अलग। हाँ, इतना जरूर है कि हम पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। तुम ठहरे गरीब की लुगाई, कोई भी तुम्हें लतिया देता है। तुम अनाथ हो बहादुर। इस ज्ञान से बहादुर डर गया। 2 जवान होते बेटों, माँ और पत्नी के बावजूद बहादुर अनाथ है। उसे कोई भी लतिया सकता है। अपमान की सुबह बहादुर रुआंसा था। टिल्लू सूर्यकिरण बिल्डिंग के सेक्रेटरी परमानंद यादव का आवारा लड़का था। वह बिल्डिंग के बाकी आवारा लड़कों का नेता टाइप भी था। खुद परमानंद यादव एक उभरते हुए नेता और बिल्डर थे। वह बात बात में लोगों को गालियों से नवाजा करते थे। वह बिल्डिंग के लोगों से भी टेढ़ी भाषा में ही बोला करते थे। 4 महीने का मेंटेनेंस बाकी है, पैसा देना है या पानी का कनेक्शन काट दूं? बहादुर पानी छोड़ने चला गया। बिल्डिंग में हर माले पर उसकी सीटियां गूंजने लगीं। उसकी सीटी सुनकर बाकी लोगों के साथ चेयरमैन सतीश बहादुर भी जागे। मुंह धोकर उन्होंने पानी की टंकी के नलों और आरओ मशीन को चालू कर दिया। 2 गिलास पानी पिया और हॉल में टहलने लगे। 8-10 राउंड के बाद ही उन्हें हमेशा की तरह प्रेशर आ गया तो वे टॉयलेट में चले गए। जब तक वे फ्रेश होकर बाहर निकले, दरवाजे पर दूध की थैली, फूलों का पैकेट और अखबार टंग चुके थे। सतीश साहब चाय नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में घुस गए। पूरे 5 दिन उनकी यही दिनचर्या रहने वाली थी। 5 दिन कान्हा के जंगलों में बिताकर श्रीमती सतीश बहादुर वापस आएंगी, तब तक सतीश साहब को यही दिनचर्या जीनी थी। श्रीमती सतीश बहादुर उर्फ सपना मैम सूर्यकिरण बिल्डिंग ही नहीं, आसपास के तमाम इलाके की प्रख्यात शख्सियत थी। वे 5वीं से 10वीं तक के बच्चों को व्यक्तिगत ट्यूशन पढ़ाती थी। ट्यूशन पढ़ाना उनका प्रोफेशन नहीं, जुनून था। सतीश साहब कभी कभी कहते थे, 100 साल बाद जब इस बिल्डिंग की खुदाई होगी तो अपनी मेज पर तू ट्यूशन पढ़ाती मिलेगी। मुंबई के सुदूर उपनगर मीरा रोड के कनकिया रोड कहे जाने वाले लंबे रास्ते पर दाएं किनारे खड़ी सूर्यकिरण बिल्डिंग में जब सतीश साहब फ्लैट बुक करने आए थे तो पत्रकार बिरादरी के उनके दोस्तों ने कहा था, कहाँ जंगल में रहने जा रहे हो। मगर सतीश साहब की तंग जेब को इस बिल्डिंग का 1 BHK फ्लैट 7 लाख में खरीदना ही रास आया था। आज सतीश साहब 70 लाख के फ्लैट में बैठे हैं। मैकडोनाल्ड के कॉर्नर से शुरू होकर उनका कनकिया वाला लंबा मीरा रोड लंबा रास्ता मैकडोनाल्ड के कॉर्नर से शुरू होकर उनका कनकिया वाला लंबा रास्ता मीरा रोड की खाड़ी पर समाप्त होता है। बीच में है कैफे कॉफी डे, सिनेमैक्स, मल्टीप्लेक्स थिएटर, 10 बैंकों के ATM, 5 बैंकों की शाखाएं, 1.5 दर्जन बियर बार एंड रेस्तरां, बरिस्ता, रेमंड, बाटा, पेंटालून, पेपे जीन्स, करीम, दिल्ली दरबार, 2 महंगे स्कूल और एक बड़ा सा पुलिस मुख्यालय। सतीश साहब एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक के मुंबई ब्यूरो चीफ रहे 10 बरस। रिटायर हुए तो बिल्डिंग के लोग बोले, अब आप संभालो यह झंझटिया राजकाज। सतीश साहब ने भी सोचा पूरा दिन कहाँ व्यस्त रहेंगे, तो सपना मैम के विरोध के बावजूद संभाल ली सूर्यकिरण बिल्डिंग की
चेयरमैनशिप। सतीश बहादुर इस जागते रहने वाले शहर में सन 1990 की 15 जून को दाखिल हुए थे। वह देश की राजधानी दिल्ली से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आए थे, यह सोचकर कि 2-4 साल गुजार कर वापस दिल्ली लौट जाएंगे, लेकिन रोजगार ने उन्हें यह मोहलत ही नहीं दी कि वे दिल्ली लौट पाते। सो थोड़ा सुविधा हुआ तो मीरा रोड की सूर्यकिरण बिल्डिंग में ठिकाना जमा लिया। याद आता है सतीश साहब को इसी बिल्डिंग से दोनों बेटों का विवाह कराया। शादी के बाद एक अपनी पत्नी के साथ गया कांदीवली के चारकोप इलाके में, दूसरा गया अंधेरी में कि उसके पत्नी का दफ्तर था अंधेरी के डीएन नगर में। बेटा था सिनेमेटोग्राफर, तो उसका ज़्यादातर कामकाज अंधेरी से ही ताल्लुक़ रखता था। बड़े की बीवी टीसीएस में मैनेजर, छोटी की बीवी जीटीवी में एचआर पर्सन, छोटा बेटा क्राइम रिपोर्टर। इस तरह सतीश बहादुर और उनकी पत्नी अपने सीनियर सिटीजन दिनों को स्पर्श करने के साथ ही अकेले छूट गए। सतीश साहब का मुंह कसैला हो आया। एक अकेला, उजाड़ और कमजोर जीवन बिताने के लिए ही चुना था उन्होंने इस मायावी शहर का बनेला एकांत। इस शहर में बिना किसी कारण कोई किसी को फोन तक नहीं करता। एक दूसरे के घर आने जाने की रवायत तो दूर की बात है। रिटायर होने के 1.25 साल होने को आए सतीश साहब को याद नहीं आता कि 2-4 साहित्यिक समारोहों के आमंत्रण के अलावा कोई फोन आया हो। इसी कारण उन्होंने अपने पोस्ट पेड मोबाइल को प्रीपेड में बदलवा दिया है और एमटीएन का लैंडलाइन कटवा दिया है। चाय नाश्ता करके सतीश बहादुर टहलने के लिए उतरे तो वॉचमैन बहादुर ने रास्ता रोक लिया। बोलो बहादुर। सतीश बहादुर बोले। कैसे बोले साहब, कल रात हमारा चौथा मोबाइल किसी ने चुरा लिया। सो रहे थे क्या? सतीश बहादुर ने पूछा। साहब, झपकी लगना इतना बड़ा गुनाह है क्या कि 4-4 मोबाइल बिल्डिंग वाले चुरा लें? बहादुर क्या बोल रहे हो? बिल्डिंग वाले तुम्हारा मोबाइल क्यों चुराएंगे भला? हमको सजा देने की खातिर साहब। बहादुर रुष्ट था। नींद आ जाना कोई गुनाह थोड़ा ही है साहब। हमारा मोबाइल दिलवा दो, टिल्लू भैया ने उठाया है। टिल्लू? सतीश साहब सहम गए। सेक्रेटरी का बदतमीज बदजुबान नशेड़ी बेटा। बात करता हूँ, सतीश साहब ने कहा और निकट के पार्क की तरफ रवाना हो गए। वहाँ से उन्हें 11 बजे तक लौट आना था, क्योंकि 11:30 बजे खाना बनाने वाली सुप्रिया आ जाएगी। महीने का अंतिम रविवार था, बहादुरी की पेशी का दिन। सूर्यकिरण बिल्डिंग हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी के पूरे 15 सदस्य गार्डन में कुर्सियों पर जम गए थे। कुर्सियां बहादुर ने ही लगाई थीं। बीच में एक बड़ी सी मेज रख दी गई थी। दिन का गार्ड चाय समोसे लेने गेट के बाहर वाली दुकान सुमन स्वीट्स पर गया हुआ था। बोलो बहादुर। बिल्डिंग के सेक्रेटरी परमानंद यादव बोले और पैंट की जेब से बहादुर का कुछ रोज पहले गुम हुआ चौथा मोबाइल मेज पर रख दिया। साहब, ये आपके पास? बहादुर चौंक गया। इसे तुम्हारे केबिन की मेज की दराज से तब निकाला गया था जब तुम सो रहे थे। यादव जी ने 2 टूक आरोप मढ़ा। इसका मतलब रात के समय कभी भी कोई हादसा बिल्डिंग में हो सकता है। ये ट्रेजरर गंगेश तिवारी थे। ये तो गलत बात है बहादुर। यादव जी बोले। बार बार सोते पकड़े जाओगे तो कैसे चलेगा? सोसाइटी ने तुम्हें कितनी सारी सुविधाएं दे रखी हैं। बाहर किराए से घर लेकर रहोगे तो पूरी पगार उसी में खप जाएगी। बहादुर सिर झुकाए खड़ा था। क्या कहता? आखिर चाय समोसे के नाश्ते के बाद सभा इस फैसले के साथ बर्खास्त हुई कि आइंदा से बहादुर का सोता हुआ फोटो निकाला जाए और सजा के तौर पर हर बार 200 रुपए काट लिए जाएं। मतलब महीने में 5 बार सोता पकड़ा गया तो पगार में से 1000 रुपए गुल। बहादुर ने सोना छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक स्थायी उदासी ने घर बना लिया। वे अपनी आत्मा के अंतिम कोनों अंतरों तक बुझता चला गया। उसका कभी कभी चहक कर मटन चावल पकाने का उत्साह भी जाता रहा। गाड़ियां धोने में पहले वह अपना दिल लगा देता था। बड़े जतन से इस तरह कारों को धोता मानो वह खुद उन कारों का मालिक हो। अब साफ पता चलता कि कोई रोबोट है जो कारों को पोछा मार रहा है। वह सारे काम ही यंत्रवत करने लगा। गुम हुआ चौथा मोबाइल उसे वापस मिल गया था, जिसे उसने अपने टीन के बक्से में बंद कर दिया। गांव बात करनी होती तो चेयरमैन साहब के घर चला जाता। साहब होते तो साहब के फ़ोन से, ना होते तो सपना मैम के फ़ोन से बात कर लेता।
इन दोनों के ही नंबर उसने गांव में छोड़ दिए थे। सूर्य किरण बिल्डिंग में अब थोड़ा बहुत रागात्मक संबंध बहादुर को सतीश और अपना सपना परिवार के बीच ही जलता बुझता समझ आता। सतीश साहब का काम वह अब भी राजी खुशी करता। बिल्डिंग में रात जाती रही, सुबह आती रही। पुराने किराएदार जाते रहे, नए किराएदार आते रहे। फूल उगते रहे, पत्ते झरते रहे, आम के पेड़ों में कच्चे आम लगते रहे। बहादुर उन्हें तोड़ तोड़ कर घर घर पहुंचाता रहा। कभी कभी अपने लिए भी चटनी पीस लेता और दाल चावल के साथ चटखारे लेकर खाता। लंबे समय बाद फिर किसी महीने का अंतिम रविवार आया। धीरे धीरे कमेटी के सभी सदस्य कुर्सियों पर आकर बैठ गए। बहादुर हमेशा की तरह एक कोने में खड़ा रहा। दिन का गार्ड गेट पर ड्यूटी दे रहा था। क्या बहादुर, सेक्रेटरी यादव ने परिहास किया, कई महीने से तुम सोते हुए नहीं पकड़े गए? जी साहेब। चाय समोसे का नाश्ता समाप्त हुआ तो सहसा बहादुर मुस्कुराने लगा। सब चौंक कर बहादुर की मुस्कुराहट को समझने का प्रयत्न करने लगे। बहादुर की मुस्कान हंसी में और फिर कातरता में ढलने लगी। उसने जेब से चाबी का एक गुच्छा निकाला और मेज पर रख दिया। यह रही मेन गेट और टेरेस की चाबी। फिर उसने एक और गुच्छा निकाला। यह रही चेक बॉक्स की चाबियां। फिर आखिरी 2 चाबियां मेज पर रखते हुए बोला, और ये मेरे रूम की दोनों चाबियां। क्या हुआ? 2-3 सदस्यों ने संवेद स्वर में पूछा। वैसे पूरी कमेटी ही अचंभे में थी। मैं आपका काम छोड़ रहा हूं साहेब। बहादुर हंस हंस कर रो रहा था। क्यों? सेक्रेटरी परमानंद यादव ने गहरा आश्चर्य जताया। बहादुर हाथ जोड़कर सबके सामने आधा झुक गया और गंभीर पथरीली आवाज में बोला, क्योंकि वॉचमैन को भी नींद आती है साहेब। चेयरमैन सतीश बहादुर को छोड़कर बाकी सब अपने क्रोध और बेचारगी में सन्निपात के रोगी की तरह कांपने लगे थे। ठीक इसी समय वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से सटी कांदीवली पूर्व की एक बिल्डिंग अंतरिक्ष के सामने एक टेम्पो से बहादुर का सपना उतर रहा था, जंग बहादुर का समान। समाप्त।